हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ईवीएस स्टडी में जानवरों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 4 प्रश्न हर बार आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है शेर। तो शेर के बारे में जान लेते हैं। तो शेर जो होता है वो भूरे रंग का होता है और शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक शेर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, वहाँ पाया जाता है। अगला है, शेर जो होता है वो समूह में रहते हैं और शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर, शेरनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सवाल ये पूछा गया है पहले। तो शेर जो होता है वो एक समूह में रहता है और एक समूह में जो 10 से 12 शेर, शेरनी और उनके बच्चे रहते हैं और इनके समूह का नेतृत्व करती है शेरनी। और अगला पॉइंट है, शेर जो होता है वो अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है और शेर की अंधेरे में देखने की जो शक्ति होती है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शेर की जो शक्ति होती है अंधेरे में देखने की, वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। अगला पॉइंट है बाघ। तो बाघ से जान लेते हैं। तो बाघ जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है और भारत में सर्वाधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य है इसे एमपी टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती हैं। बाघ जो होता है उनके शरीर पर काली और पीली धारियाँ पाई जाती है। तो बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग 2 रंग बालों के कारण से होता है, जलवायु या वातावरण से नहीं। यानी कि बाघ के जो रंग होते हैं बालों के, वो इनके बालों के कारण ही होते हैं। इसका कारण जलवायु या वातावरण नहीं होता है। इसका अगला पॉइंट है, बाघ समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। और अगला पॉइंट है, बाघ के समूह का नेतृत्व जो है वो बाघिन करती है। और बाघ जो होता है इसमें नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है और बाघ जन्म के समय बाघ का बच्चा जो है वो 2 से 2.5 kg का होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बाघ की जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। अगला इसका पॉइंट है, बाघ अंधेरे में भी अपनी मूँछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है और बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। यानी कि बाघ जो है ये भी मनुष्य से 6 गुना अधिक अंधेरे में देख सकता है। इसका अगला पॉइंट है, बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण को दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों में हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से है या हवा के कारण से है। ये बाघ पहचान जाता है और बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। यानी कि बाघ जो होते हैं इनके कान जो होते हैं वो चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। इसी कारण बाघ जो है वो पत्तियों में हिलने या सरसराहट से किसी जीव के आने के कारण को पता लगा सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है, बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण जो है वो है बाघों का अवैध शिकार करना और प्राकृतिक आवास का विनाश करना। तो बाघों की जो आबादी घट रही है इसका मुख्य कारण है कि बाघों का अवैध शिकार हो रहा है और प्राकृतिक आवास का भी विनाश किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लागू किया गया था और ये प्रोजेक्ट जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया था। इसका अगला पॉइंट है सांप। तो सांप के बारे में जान लेते हैं, इससे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सांप जो है वो एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव है। सांप क्या होता है कि एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का जीव होता है और भारत में कुल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत में कुल जो है 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है नाग या किंग कोबरा, दूसरा है करैत, तीसरा है अफई और चौथा है दुबोया। ये 4 प्रकार के सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। और सांप के 2 विषैले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी जीव या अन्य जीवों में प्रवेश कराता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांप जो होते हैं इनके 2 ही विषैले दांत होते हैं और इसी दांतों के माध्यम से ये विष या जहर जो होता है वो किसी जीव के अंदर प्रवेश कराते हैं। इसका अगला पॉइंट है, सांप काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाया जाता है।
सांप जो काटता है उसकी जो दवा बनती है सीरम, वो सांपों के जहर से ही बनती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, सांपों के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। यानी कि सांप जो होते हैं इनके दांत होते हैं परंतु ये जो अपने शिकार को सीधा ही निगल जाते हैं। अगला है, नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, तो वो सांप है नाग और किंग कोबरा। नाग या किंग कोबरा जो है सांप, ये सांप घोंसला बनाता है और सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो सांप जो होते हैं इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबा जीव जो है वो है अजगर। ये सांपों की ही एक प्रजाति है अजगर, ये विश्व का सबसे लंबा जीव है। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक सांप जो है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में। इसका अगला पॉइंट है, हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा चुका है कि हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है लिंग हु फेन। इसका अगला पॉइंट है, सांप के कान नहीं होते लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। यानी कि सांप जो होते हैं उनके कान नहीं होते हैं लेकिन वे ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकते हैं। अगला है, सपेरा जब भी बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। यानी सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप जो होते हैं वो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार ही अनुक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है स्लोथ। तो स्लोथ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जान लेते हैं। तो स्लोथ जो होता है वो सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। तो ये काफ़ी आलसी जीव होता है, ये सप्ताह में एक ही दिन शौच के लिए पेड़ से उतरता है और स्लोथ एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। अगला पॉइंट है, अधिकांशतः स्लोथ जो होता है वो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो स्लोथ कहाँ पाया जाता है ये भी सवाल पूछ सकता है। तो स्लोथ जो होता है वो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और स्लोथ पैरों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटा सोता है। तो स्लोथ जो होता है वो पैरों पर उल्टा लटकता है और ये 17 घंटे के लगभग सोता है और स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता भी है। यानी कि स्लोथ जिस पेड़ पर रहता है, अपना बसेरा लेता है, उसी पेड़ की पत्तियों को वो खाता भी है। इसका अगला पॉइंट है, स्लोथ की औसत आयु जो होती है वो लगभग 40 वर्ष की होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोथ की औसत आयु कितनी होती है, तो लगभग 40 वर्ष की इसकी औसत आयु होती है। इसका अगला पॉइंट है, स्लोथ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पैरों पर ही निवास करता है। यानी स्लोथ जो होता है वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 से 8 पैर पर ही निवास कर पाता है। अगला पॉइंट है मकड़ी। तो मकड़ी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आइए जानते हैं। तो मकड़ी जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कहा जाता है और मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी जो होता है इसके 8 पैर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीट जो होते हैं कीड़े मकोड़े, इनके 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं और मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है रेशम का कीट। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जान लेते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो सवाल ये पूछ सकता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला है, रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है इस कीड़े को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है और भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट पालन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम राज्य में किया जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि रेशम के कीट का पालन भारत में किस राज्य में किया जाता है, तो वो राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम। ये 4 राज्य हैं जहाँ रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। इसका अगला पॉइंट है, नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी उसकी गंध से उसको पहचान जाता है। यानी नर रेशम कीट जो होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर भी उसकी गंध से पहचान सकता है। इसका अगला पॉइंट है, रेशमी साड़ी पंचमपल्ली और कलमकड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। तो रेशमी साड़ी जो है पंचमपल्ली और कलमकड़ी, ये साड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य की प्रचलित साड़ी मानी जाती है। अगला पॉइंट है पश्मीना। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आइए जानते हैं। तो पश्मीना जो होता है वो बकरी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। पश्मीना बकरी होती है, इसे लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है
और पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि पश्मीना बकरी जो होता है इसे किस प्रजाति के लोग यानी जनजाति के लोग पालते हैं, तो इसे चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। और पश्मीना बकरी जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है, यानी पश्मीना बकरी जो है ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। और पश्मीना बकरी जो है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रहकर अपना जीवन यापन कर सकती है। और अगला पॉइंट है इसका, पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। और पश्मीना बकरी जो होता है इसका बाल जो होता है वो मनुष्यों के बालों से 6 गुना पतला होता है, यानी कि इसके बाल इतने पतले होते हैं मनुष्य के बाल से 6 गुना। अगला पॉइंट है, पश्मीना बकरी के शाल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। यानी कि पश्मीना जो बकरी होता है इनके जो बालों से शाल या स्वेटर बनते हैं उसकी तुलना 6 गुना ज़्यादा गर्म होता है। मतलब ये स्वेटर जो है और स्वेटरों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्मी देते हैं। इसका अगला पॉइंट है, पश्मीना के शाल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। यानी पश्मीना के जो शाल या स्वेटर होते हैं उसको बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। अगला पॉइंट है, पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहते हैं। यानी कि पश्मीना जो बकरी होती है इसे जिस स्थान पर पाला जाता है उस स्थान को लेखा कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबू कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उन घरों को रेबू कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है मधुमक्खी। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आइए जानते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन जो होता है इसे एपीकल्चर कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। यानी सर्वाधिक मधुमक्खी जो है वो लीची के पेड़ों पर इसका पालन किया जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है। तो इसका राज्य याद करना पड़ेगा। राज्य है बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों में मधुमक्खी का सर्वाधिक पालन किया जाता है। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ फूल, पत्तियाँ एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। तो मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ फूल, पत्तियाँ और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह कॉलोनी या बस्ती में रहती है और मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 12 केजी शहद प्राप्त होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग कितना शहद प्राप्त हो सकता है। तो लगभग 12 केजी शहद जो है वो मधुमक्खी के एक छत्ते से प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो मधुमक्खी पालने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना जो है वो है अक्टूबर से दिसंबर तक का। अगला पॉइंट है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं और मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। यानी कि अगर मधुमक्खियों को भोजन मिल जाता है तो एक अजब किस्म का नृत्य करती है जिसकी सूचना जो है उनके साथियों को मिल जाती है, जिसके द्वारा उन्हें पता चलता है कि उन्हें भोजन मिल चुका है। हमारा अगला पॉइंट है डॉल्फिन। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो ये है डॉल्फिन। और डॉल्फिन जो है ये जलीय स्तनधारी जीव है। तो डॉल्फिन जो है इसको जलीय स्तनधारी जीव कहा जाता है। और डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वह आसानी से सीख लेता है। तो इसमें ये खासियत होती है डॉल्फिन में कि ये एक बुद्धिमान जीव होता है और मानव जो भी इसे सिखाते हैं वो आसानी से इसे सीख लेता है। इसका अगला पॉइंट है, भारत में गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है और इसे लॉ टाइगर भी कहा जाता है। तो भारत के गंगा नदी में डॉल्फिन जीव पाया जाता है और इसे लॉ टाइगर के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है वो इलाहाबाद से पटना के मध्य यानी रास्ते में पड़ता है। और डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, जब मित्र से मिलना हो तो अलग ध्वनि इनसे निकलती है। यानी डॉल्फिन जो है वो अलग अलग ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करती है
और इन पे जब अगर शत्रु कोई हमला करता है तो इसकी ध्वनि अलग होती है, और जब ये किसी मित्र से मिलते हैं तो इसकी ध्वनि अलग निकालते हैं। अगला पॉइंट है, गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। हमारा अगला पॉइंट है ब्लू व्हेल। तो आइए जानते हैं कि ब्लू व्हेल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ब्लू व्हेल जो है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव होता है। तो ब्लू व्हेल एक तरह का मछली है और ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। और नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव, और सर्वाधिक ब्लू व्हेल जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक ब्लू व्हेल कहाँ पाया जाता है। तो ये सर्वाधिक ब्लू व्हेल जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला पॉइंट है हाथी। तो आइए जानते हैं हाथी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो हाथी जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, और भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। तो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है, हाथी समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। तो हाथी जो होते हैं वो हमेशा समूह में रहते हैं और इनके समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। और एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 केजी पत्तियाँ, छाल या घास फूल खा लेता है। यानी कि एक स्वस्थ हाथी जो होता है वो दिन भर में 100 केजी पत्तियाँ या और पेड़ों की छाल या घास फूस खा लेता है। अगला पॉइंट है, हाथी काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। यानी कि हाथी जो होते हैं वे काले रंग के होते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी अधिक लगती है। अगला पॉइंट है, गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। हाथी जो होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए कीचड़ और जल में खेलना बहुत पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है, हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक लगभग 22 माह का होता है। यानी कि हाथियों का जो गर्भकाल होता है वो लगभग 22 माह का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी जो होता है वो दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोता है। और स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी है। यानी कि हाथी जो है वो स्थल पर यानी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। अगला है, हाथी काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाथी जो होते हैं वे काले रंग के होते हैं इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।